नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत एक दुख भरी खबर से। कर्नाटक में हिजाब के मसले ने एक नौजवान की जान ले ली। हिजाब के मुद्दे ने अब खून खराबे का रूप ले लिया। कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक नौजवान का कत्ल हो गया। शिवमोगा में स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद कर दिए गए। दफा 144 लागू कर दी गई। शिवमोगा में जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम हर्षा है। हर्षा बजरंग दल का एक्टिव मेंबर था। कुछ दिन पहले उसने स्कूलों में और कॉलेजेस में हिजाब पहनने के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। हर्षा खुद को हिंदूवादी बताता था। इस तरह के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कहता था और यही बात उसकी जान की दुश्मन बन गई। शिवमोगा में 26 साल के हर्षा को कल रात कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर मार डाला, उसकी जान ले ली। और यह बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। इस घटना की चर्चा आज पूरे देश में हुई, इसलिए इस पर डिटेल में बात करना, इसे समझना जरूरी है हम सबके लिए। हैरान करने वाली बात यह कि एक नौजवान की हत्या हो गई। वो नौजवान जिसकी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। इसके बाद भी इस मुद्दे पर कर्नाटक में सियासत हुई। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। नेता सियासी बयानबाजी करते रहे। और शर्म की बात यह है कि इस वक्त शिवमोगा में टेंशन है, जबरदस्त तनाव है। हिंदूवादी संगठन नाराज हैं। दफा 144 लागू है, आरएएफ तैनात है, भारी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। इसके बाद भी जब हर्षा का शव हॉस्पिटल से उसके घर लाया जा रहा था, उस वक्त भी पथराव हुआ। जब डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा था, उस वक्त भी पथराव हुआ। यह घटना शिवमोगा में हुई। मामला हत्या का है, लेकिन इसका असर पूरे देश के माहौल पर हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने यह साफ साफ कह दिया कि यह हिंदू लड़कों को मुसलमान गुंडों ने मार डाला, ऐसी घटना है। इस बयान का मतलब क्या है, इस पर कैसे सियासत हो रही है और हर्षा की हत्या को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया, इस सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज की बात में। कल रात शिवमोगा में हर्षा की हत्या हुई। हर्षा के घर के सामने ही उस पर 6 लोगों ने चाकुओं से हमला किया। खून से लथपथ हर्षा को हॉस्पिटल ले जाया गया और देर रात उसकी मौत हो गई। जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की खबर फैली तो हिंदूवादी संगठन सड़क पर आ गए। शिवमोगा में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन किया। चूंकि हर्षा की हत्या का शक मुस्लिम कट्टरपंथियों पर है, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने उन इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हॉस्पिटल से हर्षा के घर के रास्ते में पड़ने वाले मुस्लिम मोहल्लों में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने पूरे शहर में दफा 144 लगा दी, लेकिन इससे हालात काबू में नहीं आए। शिवमोगा में रात भर विरोध प्रदर्शन होते रहे। सुबह के वक्त हर्षा की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान भी जबरदस्त नारेबाजी हुई। शव यात्रा में जुटे लोगों ने शिवमोगा के कई इलाकों में पथराव किया, आगजनी की। असल में हर्षा को धमकियां पहले भी मिल चुकी थी। कुछ संगठनों ने उस पर ईश निंदा और पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का आरोप लगाया था। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि हर्षा को दी जा रही धमकियों की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए आज हर्षा की जान चली गई। बजरंग दल के लोगों की नाराजगी पुलिस के खिलाफ भी है। आज जब हर्षा की शव यात्रा निकाली गई तो पूरे रास्ते में वायलेंस हुई। पुलिस ने एहतियातन दुकानें बंद करा दी थी। इसके बावजूद कई जगह आगजनी हुई, पथराव हुआ।
शिवमोगा में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विद्यानगर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बीच सड़क पर टायर और लकड़ी के जो फ्रेम्स हैं उसको आग लगा दी गई। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो देखिए वहाँ पर एक ठेला है जो यहाँ पर अंतिम यात्रा जब निकली थी हर्षा की तब उसे तोड़फोड़ की गई थी और अब जाते हुए उसमें आग लगा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फल की एक दुकान थी, कुछ लोग फल बेच रहे थे दोपहर तक, लेकिन उसके बाद पुलिस ने के कहने पर ये सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी क्योंकि ये रूट था अंतिम यात्रा का हर्षा की। लेकिन जाते जाते एक बार फिर इस जो दुकान है, ये ठेला जो था उस पर आग लगा दी गई है, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं पूरे शिवमोगा में सुबह से लगातार देखने को मिली। हर रास्ते से जहां से हर्षा की अंतिम यात्रा निकली वहां पर ऐसी आगजनी तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हैं, एक बार फिर तस्वीरों के जरिए हम बिल्कुल दिखाएं तो इसके अंदर सिलेंडर है, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये कभी भी फट सकता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो उत्पात मचाने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी तत्व जिन्हें कहते हैं, जो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों ने पूरे शिवमोगा में आज जगह जगह पर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। सुबह से ये लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। एडिशनल फोर्स मंगाई गई है ताकि इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जा सके। ये टी राघवन थे, हमारे संवाददाता, उस स्पॉट पर थे। इन्होंने हालात का जायजा लिया। राघवन ने बताया कि शिवमोगा में हिंसक घटनाओं के बाद टेंशन के बीच राज्य के होम मिनिस्टर अर्गा ज्ञानेंद्र ने जिले का दौरा किया। उन्होंने हर्षा के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बंधाई। होम मिनिस्टर ने कहा कि शिवमोगा में 1200 जवान पहले से ही तैनात थे, 200 और पुलिसकर्मी बेंगलुरु से भेजे गए हैं। उन्होंने आसपास के जिलों के एसपी को भी हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। अर्गा ज्ञानेंद्र ने बताया कि हर्षा की हत्या में शामिल लोगों में से 3 को अरेस्ट कर लिया गया है। जल्दी बाकी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, इसका उन्हें पूरा विश्वास है। और उन्होंने कहा कि पूरी साजिश का पर्दाफाश बहुत जल्द कर दिया जाएगा। 3 जन अरेस्ट ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು। अभी तक 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। कहां और कैसे अरेस्ट हुए हैं ये बताना अभी उचित नहीं है। अभी जांच चल रही है, अभी उनसे पूछताछ शुरू नहीं हुई, इसलिए अभी हत्या के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। इंट्रोगेशन ಆಗಲಿಲ್ಲ। हर्षा की हत्या के बाद जो हालात पैदा हुए उसको देखते हुए प्रशासन ने शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। शहर में पैरामिलिट्री फोर्स आरएएफ को तैनात किया गया है। इसके बावजूद कई जगह हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रशासन ने फिलहाल लोगों को घरों में रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार अपना काम कर रही है। पुलिस हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 3 पकड़े गए हैं, जिनमें 2 के नाम कासिफ और नदीम है। इस मामले के बाकी आरोपी भी पकड़े जाएंगे। उसके बाद साजिश करने वाले भी कानून के दायरे में लाए जाएंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि नेताओं के बयानों से हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि कर्नाटक में जब से हिजाब का विवाद उठा है, शिवमोगा में तब से विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने जब स्कूल में ड्रेस कोड लागू किया, उसके बाद से लगातार मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े स्टूडेंट्स और नौजवानों ने भी केसरिया गमछे डालकर, भगवा शॉल पहनकर हिजाब के खिलाफ शिवमोगा के कई स्कूलों में, कई कॉलेजेस में प्रोटेस्ट किया। इसीलिए आज जब हर्षा की मौत की खबर आई तो नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। सबसे पहले कर्नाटक सरकार में पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा बोले। ईश्वरप्पा ने सीधे सीधे कह दिया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। ईश्वरप्पा ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बयानों के कारण मुसलमानों की हिम्मत बढ़ी है और बीजेपी इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसकी हत्या मुसलमान गुंडों ने की थी। शिवमोगा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मुसलमान अपनी पूंछ भी हिला सके। लेकिन चूंकि हाल ही में डीके शिवकुमार ने कहा था कि शिवमोगा में राष्ट्रीय ध्वज हटाकर भगवा झंडा फहराया गया, डीके शिवकुमार के इसी भड़काऊ बयान ने मुसलमान गुंडों को शह दी। हम ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हालात की समीक्षा करने के लिए शिवमोगा जा रहा हूं। हम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे।
ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ईश्वरप्पा ने डी शिवकुमार पर हमला किया तो डी के शिवकुमार ने भी तुरंत जवाब दिया। उनका जवाब आपको सुनाऊं से पहले बता देता हूं कि आखिर ईश्वरप्पा ने डी के शिवकुमार पर डायरेक्ट अटैक क्यों किया। असल में कांग्रेस पिछले 5 दिन से असेंबली में ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। आज भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ईश्वरप्पा के उस बयान को मुद्दा बना रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन लाल किले पर भी भगवा लहराएगा। इस बयान को लेकर कांग्रेस के विधायक ईश्वरप्पा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और पिछले 5 दिन से विधानसभा के भीतर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए रात में भी सदन में ही बैठे रहते हैं। आज जब ईश्वरप्पा ने मुसलमान गुंडों को शिवमोगा में हर्षा का हत्यारा बताया और डी के शिवकुमार पर आरोप लगाए तो डी के शिवकुमार ने कहा कि ईश्वरप्पा तो पागल हैं, कुछ भी बोलते हैं। ईश्वरप्पा के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। No, Ishwarappa is a very mad man. Mr. Siddaramaiah said that he doesn't have connection between his tongue and his brain. All nonsense he speaks. First sedition case has to be booked against him, and the BJP national leaders has to first sack him. If they want to keep him, let them keep. We are demanding that he has to be sacked. I don't want to connect between what we are fighting in the assembly last 5 days. We are sleeping in the assembly, we are protesting, we are demanding his sacking him because no one in this country can pardon him. He has said that a national flag should be replaced with a tricolor flag on the Red Fort. डी के शिवकुमार ने जो कहा वो सियासी बात है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ईश्वरप्पा ने ये क्यों कहा कि हर्षा की हत्या मुस्लिम गुंडों ने की। इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। इसलिए सवाल हमारे संवाददाता टी राघवन ने सीधे सीधे ईश्वरप्पा से पूछा। ईश्वरप्पा ने फिर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यही बात कही। उन्होंने कहा कि हर्षा की हत्या के आरोप में जो 3 लड़के पकड़े गए हैं वो मुस्लिम हैं और बाकी भी जल्दी पकड़े जाएंगे जब पूरी साजिश का खुलासा होगा। तो उनकी एक बात तो सच निकलेगी। पूरा शिवमोगा आज जल रहा है। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कौन है इस मर्डर के पीछे। शिवमोगा में ऐसा मर्डर करने के बाद क्या क्या गड़बड़ चल रहा है, मुझे डाउट है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। इसलिए मैं हमारा मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये राष्ट्रीय तनिखा दल इससे इंक्वायरी करके कौन कौन इसके पीछे है, वो कौन कौन संगठन है, वो सभी बाहर आना है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये इंक्वायरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। कल जब ये घटना हुई सर, ये मर्डर हुआ, उसके बाद आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली? नहीं, मैं वो हत्या होने के बाद मैं आज हाउस था, असेंबली चल रहा है, लेकिन भी मैं वहाँ से हाउस छोड़कर आया। आने के समय में इधर बहुत गड़बड़ चल रहा है मुझे मालूम हो गया। इसलिए मैं आने के बाद देखा इधर बहुत बाहर लोग बहुत है, बहुत बड़ा क्राउड इसमें है बाहर के लोग। वो बहुत गालियाँ दे रहा है। वो हमारे वर्कर्स ऐसा गालियाँ नहीं देगा। बहुत उधर में ड्रंकर्स है, हमारे वर्कर्स ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो पत्थर मार रहा है किसके ऊपर, वो हिंदू बोर्ड हो या मुस्लिम हो, सबका दुकान के ऊपर पत्थर डाल रहे। खुद उस यात्रा में शामिल हुए थे। हमने देखा आप भी अपील कर रहे थे कि आप ऐसा मत करो, उसके बाद भी वो लोग ऐसा कर रहे थे। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा, आप देखा मैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बहुत कोशिश तो किया है, लेकिन वो करने के लिए आया है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई बाहर से साजिश के तहत ये हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, आप कह रहे हैं? 100% इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एनआईए से ये इंक्वायरी हुआ तो कौन कौन इसके षड्यंत्र में मालूम होता है। इसलिए करने के लिए मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करके करूंगा। आपने सर सुबह कहा था कि इसके पीछे कुछ मुसलमान गुंडे हो सकते हैं, क्या आपकी बात पर अभी भी कायम है? 100%। क्यों आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि कल वो हत्या हो गया ना, हत्या होने के समय में मुझे उधर कौन कौन वासी था वो मुझे फ़ोन किया।
एक गाड़ी में आया है, मुस्लिम लोग है, वो हत्या करके बाहर गया है। ऐसा आज हमारा होम मिनिस्टर ज्ञानेंद्र जी बोला है 3 मुस्लिम वालों को हम अरेस्ट किया है, उनसे हम सभी इंफॉर्मेशन लेकर और कितना लोग हैं वो बाहर आएंगे, ऐसा बोल रहा है। ईश्वरप्पा बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो मुस्लिम हैं और वो मानते हैं कि इस हत्या के पीछे मुस्लिम गुंडे हैं। सवाल इतना है कि शिवमोगा में हर्षा की हत्या का हिजाब के विवाद से कोई कनेक्शन है या नहीं? क्या हर्षा की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था? क्या हिजाब के समर्थन में आवाज उठाने वाले संगठन इस हत्या में शामिल हैं, या फिर हर्षा का मर्डर किसी और वजह से हुआ? इन सवालों के पूरे जवाब तो जांच के बाद मिलेंगे, लेकिन इस बात के पूरे संकेत हैं कि इस पूरी घटना का रिलेशन हिजाब से है। हालांकि जब हर्षा की हत्या की खबर आई थी तो शुरुआत में कर्नाटक के होम मिनिस्टर अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा था कि इस मर्डर का हिजाब के विवाद से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसके बाद बीजेपी कई नेताओं ने आरोप लगाया कि हर्षा को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई थी। बीजेपी के संगठन महासचिव, जो बीजेपी के बड़े शीर्ष नेता हैं, BL संतोष, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हर्षा के मर्डर के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। ये वही लोग हैं जो ड्रेस के बजाय हिजाब को बढ़ावा दे रहे हैं। BL संतोष कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक के विधायक और बीजेपी के एक और महासचिव CT रवि ने चेतावनी दी है इस घटना का रिएक्शन दूसरे इलाकों में भी हो सकता है। उन्होंने कहा जिस तरह से हिजाब को लेकर पॉपुलर फ्रंट और कैंपस फ्रंट ने आंदोलन चलाया, जिस तरह कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को हवा दी, उससे ऐसा लगता है कि इस मामले में भी PFI का हाथ हो सकता है। बहुत दुखद का बात है। कल हर्षा बजरंग दल का एक्टिविस्ट थे, उनका हत्या किया है। मुझे लगता है एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना। और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो NI को केस हैंड ओवर करना। हाँ, हिजाब के रोल में बहुत सारे PFI और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया दोनों उसके पीछे है, सभी को मालूम है। कांग्रेस मार्केटिंग किए, पूरा प्रोडक्शन किए SDPI PFI, पॉलिटिकल बेनिफिट करने के लिए मार्केटिंग करने का काम किए कांग्रेस लोग। दोनों एकत्र होकर के पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए ऐसा किया, मुझे लगता है। अब इस घटना के पीछे की सियासत का दूसरा पक्ष देखते हैं। जैसे बीजेपी इस घटना के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, वैसे ही कांग्रेस के नेता कर्नाटक में कम्युनल टेंशन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में चाहे हिजाब के विवाद से पैदा हुए हालात हों या फिर हर्षा की हत्या का मामला, ये सब होम मिनिस्टर की नाकामी है, इसलिए होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। I demand the Home Minister resignation because he is from Shimoga. Sir, they blamed your party and they said Congress is instigating all these things. See, don't make political statement. Sir, see, they are not secured. How do they say that the Congress party or some other organization is involved in that? First, it is a failure of the police, it is a failure of the government. Let them secure the accused persons first. Let them investigate. If evidence is available, that particular person or persons are responsible for the murder, they may be hanged. ईश्वरप्पा हो, DK शिवकुमार हो या सिद्धरामैया, मैंने आपको सबकी बात सुनवाई।
सब के सब सियासी बात कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हैं। वो भूल गए असली मुद्दा है कट्टरता का। कट्टरता धर्म में हो, सियासत में हो, विचारों में हो, कहीं भी हो गलत है। जो लोग हिजाब को मजहबी मामला बनाकर लोगों को भड़का रहे हैं वो भी गलत है, और जो हिजाब का विरोध करने वालों को इस्लाम का दुश्मन बता रहे हैं वो भी गलत है। हर्षा ने अगर हिजाब के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार था, उससे अपनी बात कहने का पूरा हक था। अगर इसके कारण उसकी हत्या कर दी गई तो इससे ज्यादा दुख की बात कोई और नहीं हो सकती। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि हर्षा की हत्या में कुल 5 लोग शामिल थे, बाकी 2 भी जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है यह घटना सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में एक मर्डर के केस में 2 लड़के पकड़े गए। उन्होंने एक मौलवी का नाम लिया जिसने हिंदू लड़के की हत्या के लिए हथियार दिए थे। बाद में इस केस में मुंबई का एक मौलाना पकड़ा गया। पता यह लगा कि ये लोग माहौल को खराब करने के लिए उन लोगों को निशाना बनाने की साजिश को अंजाम दे रहे थे जो इस्लाम के मामलों में बोलते हैं, खुले में नमाज का विरोध करते हैं या फिर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। चूंकि कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चल रहा है, हर्षा ने उसका विरोध किया था और इसके बाद उसकी हत्या हो गई, इसलिए यह किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और बड़ी बात यह कि अब इस मुद्दे पर सियासत भी होगी, क्योंकि हिजाब के मुद्दे पर तो यूपी के इलेक्शन में ओवैसी ने बयानबाजी शुरू कर ही दी है। अब हिंदू लड़के की हत्या का मामला भी उठेगा। यूपी में आज बीजेपी ने आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया। यूपी में आज उन सीटों पर कैंपेन खत्म हुआ जिन पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है। चौथे राउंड में यूपी के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चौथे राउंड में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में मतदान होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले आज सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई। योगी आदित्यनाथ ने 6 रैलियां की, अमित शाह की 2 पब्लिक मीटिंग्स हुई, अखिलेश यादव ने 4 जिलों में कैंपेन किया, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल ने भी यूपी में अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ ने हरदोई, रायबरेली और लखनऊ की 6 विधानसभा सीटों पर पब्लिक मीटिंग्स की। योगी की पहली रैली हरदोई के शाबाद में हुई। हरदोई की रैली में योगी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2013 में अखिलेश सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए थे। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने 2013 में पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने हुए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उस समय दुस्साहसिक कृत्य किया था। क्यों किया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हुए हमले का हो, काशी में संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। इसके बाद योगी ने बताया कि वो अब्बा जान का जिक्र क्यों करते थे। उन्होंने अब्बा जान के पुराने बयान को आतंकवाद से जोड़ा। योगी ने कहा कि 14 साल पहले हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के केस में कोर्ट ने जिन आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है उनमें से एक आजमगढ़ का है, जिसके अब्बा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आतंकवादी के अब्बा की फोटो अखिलेश यादव के साथ है। योगी ने कहा कि इस पर अखिलेश यादव को सफाई देनी चाहिए, यूपी के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी
मासिक इसला जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डरवाने के लिए सीधे सीधे उनके लिए कालीन बिछाने जैसा है। और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ये भूल कभी नहीं करेगा। और मुझे लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। पिछले 3 दिन से लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी अखिलेश यादव को निशाने पर ले रही है। इसलिए आज अखिलेश ने भी जवाब दिया। अखिलेश यादव ने आज हरदोई, रायबरेली और सुल्तानपुर और अमेठी में 4 बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की। रायबरेली में अखिलेश ने कहा, जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो गंभीर आरोप हैं, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि फोटो तो किसी के भी साथ हो सकती है, फोटो के सहारे रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से अपराधियों की फोटो तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी हैं। जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। और जैसे जैसे नाराज़गी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी। आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं, उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, गुजरात के सब व्यापारी हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा लेके गए हैं, तो आखिरकार उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। ये बात तो देश को पता है कि जो भारत देश का पैसा लेके गए हैं, उनकी तस्वीरें किस नेता के साथ हैं। ये था अखिलेश यादव का तर्क। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। प्रियंका गांधी ने आज उन्हीं इलाकों में कैंपेन किया, लखनऊ में बड़ा रोड शो किया। प्रियंका का रोड शो कॉल हाउस, चिन्हट, आगरा एक्सप्रेसवे, बांगरमऊ से होते हुए हरदोई पहुंचा। 132 किलोमीटर की दूरी प्रियंका ने तय की और फिर प्रियंका गांधी ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कोई मुद्दा है ही नहीं, ये सब फिजूल की बातें हैं। बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आतंकवाद की बात करती है। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है? भैया आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी, तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब आपके पास सरकारी पद हैं? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? प्रियंका गांधी ने आतंकवाद को फिजूल की बात कहा तो उनको जवाब दिया अमित शाह ने। अमित शाह ने बाराबंकी में पब्लिक मीटिंग की।
अमित शाह ने जहां जहां जनता से बात की, सीतापुर में, सब जगह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड गिनाया और कहा कि इन पार्टियों ने आतंकवाद को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अभी अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक और एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र में ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, वोट की लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का प्रण लिया है। बीजेपी ने लोगों को याद दिलाया था कि बॉम्ब ब्लास्ट साइकिल से हुए थे, तो आज लखनऊ में केजरीवाल ने कहा कि साइकिल को आतंकवाद से जोड़कर बीजेपी ने साइकिल चलाने वाले गरीबों का अपमान किया है। और इसके बाद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के बयान का जिक्र किया। कुमार विश्वास का नाम लिए बगैर कहा, एक कवि के सपने में आता है कि केजरीवाल आतंकवादियों के साथ है। प्रधानमंत्री कवि के सपने को सच मानकर उन पर हमला करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने देश की सुरक्षा एजेंसियों का मजाक बना दिया है। पिछले 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है, कोई कवि कह रहे, वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था, उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये वो बच्चे समझ गए। ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। जिसको मर्जी देखो आतंकवादी बोल देते हैं। कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है, गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पहले इसकी बैकग्राउंड समझ लीजिए। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने को है। सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी वो भी करीब करीब खत्म हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो अब नाइट कर्फ्यू भी नहीं है, लेकिन यूपी के चुनाव में कोरोना आज भी बड़ा इशू है।
अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर, तमाम नेता कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहती लाशों की याद दिलाते हैं। प्रयागराज में गंगा के किनारे दफन लाशों का जिक्र करते हैं। उन तस्वीरों की याद दिलाते हैं जो पिछले साल मई में पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। दावा किया गया था कि कोरोना बेकाबू हो गया, हजारों लोग मर गए और सरकार ने आंकड़े छुपाए। गंगा के किनारे दफन लाशें इसका सबूत दिखाई गई। अब यही बात चुनाव के दौरान अखिलेश याद करते हैं, प्रियंका गांधी याद दिलाती हैं। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को, दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे, बेड नहीं दिलवा पाई, और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत से लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थीं। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। अब थोड़ी और बैकग्राउंड। अखिलेश यादव ने जिन तस्वीरों का जिक्र किया वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर मई 2021 की है, प्रयागराज में गंगा के किनारे की है। बात सही है, जहां तक नजर जाती है वहां तक गंगा के रेत में दफन लाशें दिखाई देती हैं। तस्वीरें परेशान करने वाली थी। इन तस्वीरों को विदेशी अखबारों ने भारत में कोरोना से हुई दुर्दशा के सबूत के तौर पर दिखाया। उस वक्त बीबीसी ने लिखा, इंडियाज होलिएस्ट रिवर सोलन विद बॉडीज। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा, कोरोना से मरने वालों के शव गंगा नदी में तैर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन भी ऐसी ही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, 100 से ज्यादा डेड बॉडीज गंगा में मिली हैं। दावा यह था कि गंगा के किनारे इस तरह के हालात, ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या छुपाने के लिए प्रशासन लाशों को गंगा में बहा रहा है, गंगा के किनारे दफना रहा है। उस समय इंडिया टीवी ने, उस समय मैंने आज की बात में यह कहा था कि यह सच नहीं है, लेकिन कम लोगों ने उसका भरोसा किया था। आज हमारे संवाददाता इलेक्शन कवरेज के कारण प्रयागराज में थे। मनीष भट्टाचार्य से मैंने उसी जगह जाने को कहा जहां पिछले साल लाशें दफन थी। कोरोना की दूसरी लहर को खत्म हुए 10 महीने का वक्त हो गया। अब वहां क्या हालात हैं, उसकी तस्वीरें मेरे पास आई। प्रयागराज में गंगा किनारे मनीष ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। उस जगह आज भी सैकड़ों ताजी कब्रें हैं, सैकड़ों लाशें दफन हैं। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। जगह भी वही है, प्रयागराज में गंगा किनारे का इलाका। करीब 2-3 किलोमीटर तक रेत में सिर्फ कब्रें ही दिखाई दे रही हैं। मनीष भट्टाचार्य ने वहां मौजूद लोगों से बात की। इन लोगों ने कहा कि गंगा के किनारे लाशों को दफन करना कोई नई बात नहीं है। समाज के कुछ वर्गों में आज भी शव को गंगा में बहाने की परंपरा है, लेकिन गंगा में शव बहाने पर पाबंदी लगने के बाद अब लोग शव को गंगा के किनारे दफन करने लगे हैं। इस इलाके में रोज 10-15 लाशें दफन की जाती हैं। आप देखिए, आज लगभग 10 महीने का वक्त बीत चुका है। तस्वीरें आज भी वैसी की वैसी ही आपको दिखाई देंगी। और जिस वक्त ये तस्वीरें खींची गई थी, मैं आपको दिखाता हूं, इसी पुल से वो तस्वीरें खींची गई थी। ऊपर से टॉप एंगल से जिस वक्त तस्वीरें खींची गई थी तब यही नज़ारा था। ऊपर से चुनरियां और ये हरे राम लिखे हुए ये तमाम जो कपड़े हैं नारंगी कलर के, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आज भी तस्वीर वैसी, यानी 10 महीने बाद भी तस्वीर नहीं बदली। जबकि भ्रांतियां उस वक्त फैलाई गई कि ये इस जगह पर ही सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के चलते लाशों को दफना रही है। और आप भी देखिए, यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर तक के ये पूरी लाशें यहां पर दफन की गई हैं। यहां के लोगों का मानना है कि आज से नहीं बल्कि सदियों से ये परंपरा रही है कि जो लोग यहां पर अंतिम संस्कार नहीं करा सकते हैं वो लाशों को दफन कर लेंगे। कुछ महीने पहले कोरोना के सेकेंड वेव में जब मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उस वक्त एक भ्रांतियां फैलाई गई और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार लाशों पर सियासीकरण कर रही है और असली
असली सच को छिपाने के लिए लाशों को इसी जमीन में दफन कर रही है, जबकि 10 महीने बाद भी ये तस्वीर वैसे की वैसी ही है। अब आप सच्चाई खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश को और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। ये साहब बहुत दिनों से चले जा रहे हैं। अच्छा। आज से नहीं, बहुत दिन से। जब से गंगा माई में मुर्दा बहाना बंद हो गया तब से यहाँ लाश गल रही है। जिसको जलाना है जलाइए और जिसको गाड़ना हो गाड़िए। हमेशा ही ऐसी तस्वीर? हाँ, हमेशा हमेशा। अच्छा, लेकिन आपको तो पता होगा इस तस्वीर को दिखा के कहा गया था कि कोरोना में मौत बहुत हुई थी तो छुपाने के लिए जमीन में यहाँ पे गाड़ी गई, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कोरोना वाली बात नहीं साहब, कोरोना मत्ती उधर चलती थी। अच्छा। वो मेरा लड़का जलाता था। अच्छा। कोरोना के बाद मेरा लड़का सोनू जलाता था। हाँ। उसका वीडियो सब हुआ है। अच्छा। हाँ। हम लोग यहाँ गाड़ने वाले अब हरदम मौत होती है साहब। मौत तो हरदम होती है। अब क्या कोरोना को कैसे समझ लें? लेकिन कोरोना काल मत्ती आती थी, ज्यादा आती थी। अच्छा। तो वो गाड़ देते थे। अब सदियों पुरानी है गाड़ने वाले। अच्छा, दिन भर में अगर बात करें एक दिन में लगभग कितनी लाशें दफन हो जाती हैं? 10-12 मत्ती हो गई हर रोज। एक मत्ती देखा तो फिर आए बात। अब वो लोग वहाँ गड़वा खोदने जा रहे हैं। अरे दफनाते क्यों हैं यहाँ पे? अब पैसा कारण है, पैसा जल्दी। अच्छा। जल्दी काम हो जाए। पैसा भी ज्यादा न लगे। आज की ये तस्वीरें सबूत है इस बात का कि ये परंपरा है। यहाँ ऐसा नज़ारा पहले भी दिखता था, आज भी दिखता है। इन लाशों का, इन ढेरों का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। मनीष भट्टाचार्य को आज कुछ ऐसे लोग मिले जो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आए थे। मनीष ने उनसे पूछा कि वो शव को दफनाते क्यों हैं, तो उनका कहना था ऐसी ही परंपरा है, आज से नहीं कई पीढ़ियों से लाशों को गंगा के किनारे दफनाया जा रहा है। हम लोग देहाती आदमी हैं, थोड़ा यहाँ के गंगा जी के दफनाने के लिए सुआ बांधते हैं। अच्छा। हाँ, जलाते नहीं? जलाते नहीं। अच्छा, तो यहाँ की परंपरा क्या कई सालों से है या? हाँ, बहुत दिन से है ना। हाँ। बाप लोग कर रहे हैं, पुरखा लोग कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे हम लोग लाते हैं। वहाँ ये लोग भी लाते हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों लाशें दफन हुई है। इसलिए अपना यहाँ सुहन तक पूरा लाशें दफनाई है। अच्छा, कोई नया नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बरसों से ऐसा होता है? हाँ, परंपरा देखते देखते एक दूसरे के देखे वो फलनमा गाड़ रहा, चल हम गाड़ के बगल हुई। अच्छा, और लगभग एक दिन में कितनी लाशें गाड़ दी जाती है? अरे कम 10-15 तो जरूर गड़ जाती है। महीने में 300-400? हाँ। और ये कितने सालों से परंपरा चली आ रही है? अरे 20 साल हो गया। 20 साल हो गया आपको देखते देखते तो काफी लंबा। अरे हम तो यहाँ 40 साल परमानेंट रह रहा हूँ। मेरी दुकान है यहाँ पे, लकड़ी की टाल है। पुरानी एक तस्वीर चलाई गई थी, देश विदेश में कहा गया कोरोना के वक्त कि सरकार छुपाने के लिए लाशों को इसलिए यहाँ पर गाड़ रही है, ऐसा नहीं है इसका? ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से ही हमेशा से चला आया है। और सरकार बदनाम करे बड़े चाहे जरूर करे, ऐसे में बाकी परंपरा ये है कि पहले सर्वप्रथम फूकन थे। पहले जाता गंगा जी में जब अथाह जल रहता था तो दफना देते थे लोग। अब अथाह जल तो है नहीं, देख रहे हैं जगह जगह सब जल अब दफना देते हैं। अब जब बढ़ती है गंगा जी तो सबको समेट देती। अब दो अलग अलग परिस्थितियों को समझिए। पिछले साल मई में यूपी में कोरोना के रोज 40,000 तक केसेस सामने आ रहे थे। जाहिर है बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में कोरोना के करीब 600 नए केसेस आए हैं और 7 लोगों की जान गई है। लेकिन प्रयागराज में आज भी गंगा के किनारे उतनी ही लाशें दफन हैं जितनी पिछले साल मई में दफन थी। लेकिन अब न न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ लिख रहा है, न वॉशिंगटन पोस्ट का कैमरा प्रयागराज तक पहुंच रहा है, न वॉल स्ट्रीट जर्नल को प्रयागराज में लाशें दिखाई दे रही हैं। लेकिन उस वक्त जब विदेशी मीडिया ने इस तरह की तस्वीरें छापी, हमारे देश को बदनाम किया, तो हमारे देश के लोगों ने भी उन पर यकीन किया। असल में सवाल मानसिकता का है, सोच का है। हम आज भी ये मानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ लिखा तो सही होगा, वॉशिंगटन पोस्ट पे कुछ छपा तो सच होगा। लेकिन आज मैंने आपको सच दिखाया, इस बात के सबूत दिखाए कि विदेशी मीडिया ने बिना सबूत के, बिना जांच पड़ताल के आधा सच आधा झूठ लिख दिया। पिछले साल गंगा के किनारे दफन लाशों को कोरोना से हुई मौतें बता दिया, लेकिन आज इन लाशों को देखने कोई नहीं आया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने इसकी बात नहीं की। असल में इन अखबारों की मानसिकता भारत को गरीब, पिछड़ा देश दिखाने की है, क्योंकि वहां यही माल बिकता है। और मुश्किल है कि हम बिना सोचे समझे उसी विदेशी मीडिया पर भरोसा कर लेते हैं।
और अब बात करते हैं यूरोप में जंग के खतरे की। ये वो खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज रशिया ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा में घुसाए यूक्रेन के 5 घुसपैठियों को मार गिराया। रशिया की सेनाओं ने यह दावा भी किया कि बॉर्डर पर उसकी चौकियों पर यूक्रेन की तरफ से मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया के टैंक्स अटैकिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि बातचीत से यूक्रेन का मसला सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका बार बार दावा कर रहा है कि रशिया बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने वाला है। पिछले 2 महीनों से रशिया ने अपने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन से लगी सीमा पर तैनात किया हुआ है। यूरोपीय देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच एक समिट हो जाए, बातचीत हो। बाइडेन ने इसके लिए हामी भर दी है, लेकिन रशिया ने कहा कि पुतिन इस मीटिंग के लिए तभी राजी होंगे जब कोई ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद बनेगी। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अब 1,70,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि रशिया 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मान कर बैठे हैं कि रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन रशिया ने बार बार कहा कि यूक्रेन पर हमला करने की उसकी कोई योजना नहीं है। लेकिन सवाल यह कि अगर वो यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहता तो फिर इतनी बड़ी फौज, फाइटर जेट्स, लड़ाई के पूरे साजो सामान की तैनाती क्यों? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।